नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। यदि आप जुडिशियरी का एग्जाम देना चाहते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं या आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस को अगर आप जानते होंगे तो आप ठीक तरीके से आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन को समझ पाएंगे। अगर आप किसी मामले में फंसे हुए होंगे तो पुलिस आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, जिसके साथ अपराध हुआ हो वो भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसके साथ अपराध नहीं हुआ हो वो भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद से पुलिस यह तय करती है कि अपराध किस किस्म का है। तो दो वर्ड आ जाते हैं यहाँ पे, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, यानी गंभीर किस्म का अपराध। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि कम गंभीर किस्म का अपराध। अब दोनों का फर्क मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई एफआईआर देखते हैं, अगर एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ हो अंडर सेक्शन सीआरपीसी 154 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के एफआईआर लिखा गया है। और अगर लिखा गया हो अंडर सेक्शन 155, इसका मतलब यह है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर लिखा गया है। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखा गया हो तो इसका मतलब ये सीरियस किस्म का अपराध हुआ है और इसमें पुलिस को यह अधिकार होता है कि बिना किसी वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर ले। जबकि नॉन कॉग्निजेबल में आप पुलिस को जब तक वारंट नहीं मिलेगा तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया। दूसरा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सीरियस किस्म का अपराध होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम सीरियस किस्म का अपराध होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब किसी भी अपराध में अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हो तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं, और अगर 3 साल से कम की सजा हो तो उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो तो पुलिस बाउंड होती है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए, मना नहीं कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कंप्लेन को लिखती है और उसमें बाउंड नहीं होती है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो नॉन बेलेबल होता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होता है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो डील करता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मैं आपको 154 से लेकर के 176 तक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, और इन्वेस्टिगेशन होने से लेकर के ट्रायल तक के जो प्रोसेस है वो मोटा मोटा मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं, जिससे आप ठीक तरीके से समझ पाए। अब जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद प्रोसीजर शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो इन्वेस्टिगेशन में क्या जरूरी होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस चीज का करती है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन में जरूरी होता है कि प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, यानी कि पुलिस का यह काम है कि वो स्पॉट पे जाए, निरीक्षण करे कि भाई घटना घटी थी तो किस प्रकार से घटी थी। दूसरा काम है एसर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि किन सर्कमस्टांसेस में किस फैक्ट्स के साथ में घटना घटी है यह भी देखना पुलिस का काम होता है। तीसरा है डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट, कोई भी अगर सस्पेक्ट है तो उसको अरेस्ट करना। चौथा है कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच मे इंक्लूड, अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस में 2 तरीके से किया जा सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन करें, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कंसर्न्ड एंड रिड्यूसिंग देयर स्टेटमेंट टू राइटिंग। दूसरा है सर्च एंड सीजर ऑफ प्लेसेस एंड थिंग्स रेस्पेक्टिवली कंसीडर्ड नेसेसरी, यानी कि कोई भी चीज जरूरी हो, किसी का बयान लेना है, कुछ सीज करना है, सर्च करना है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर देयर इज ए केस फॉर ट्रायल एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली, मतलब कि ये देखना, पुलिस को तय करना कि इस केस में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह भी पुलिस को डिसाइड करना होता है। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे पुलिस का काम होता है कि वो निरीक्षण करे और निरीक्षण करके केस को कोर्ट तक ले जाए ताकि कोर्ट में सुनवाई हो, ट्रायल हो और जो भी दोषी है उसको सजा दिया जा सके।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो है सीआरपीसी सेक्शन 157। 157 क्या कहता है कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन टू बी फॉलोड बाय द पुलिस फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा ही होना चाहिए और इस पर्पस के लिए होना चाहिए कि उसको एविडेंस कलेक्ट करना है, ना कि दूसरे को परेशान करना है। तो इसके लिए पुलिस को यह अधिकार है, सीआरपीसी 157 कहता है कि एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अगर लगता हो, इफ नॉट sufficient ground exist for entering on an investigation and report for and complying with the requirement of this section and notify the informant that will not investigate the case or cause it to be investigated। मतलब कि अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि भाई इसमें कुछ सफिशिएंट नहीं है या कुछ ऐसा मामला बनता ही नहीं है जिसके लिए जांच किया जाना चाहिए, तो वो जो कंप्लेनेंट है या इंफॉर्मेंट है उसको बता करके, सूचना देने वाले को बता करके पुलिस उसकी जांच को बंद कर सकती है। तो ये तो हो गया एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद की पहली कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई आती है सीआरपीसी सेक्शन 158 के तहत। इसमें क्या है कि कोई भी जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो उसके बारे में सूचना लिंक्ड मजिस्ट्रेट को दे। और ये कैसे दिया जाएगा? जब कोई एफआईआर होता है तो उसमें एक आईओ नियुक्त किया जाता है, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उस आईओ की ड्यूटी है कि वो जो अपराध हुआ है उसकी सूचना एसपी रैंक के अधिकारी को, यानी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को दे। और जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनका यह काम है कि वो कोर्ट में बताएं कि यह अपराध हुआ है जिसके लिए एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। ये जो होता है वो सीआरपीसी सेक्शन 158 के तहत होता है। अब जब ये भी काम हो जाता है उसके बाद से जो अगला स्टेप आता है वो सीआरपीसी 159 का आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मजिस्ट्रेट को यह इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि भाई इसमें जांच हो रही है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसमें किसी भी प्रकार का वो सलाह दे सकते हैं या कुछ अलग से कुछ बता सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट को पूरा हक है कि वो ऐसा बता दे और बता करके जांच के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक डायरेक्शन में कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि जो जांच चल रही है उस जांच को रोकने का आदेश दे दे, यानी मजिस्ट्रेट जांच को रोक नहीं सकते। उसके बाद आता है सीआरपीसी का सेक्शन 160, यानी अटेंडेंस ऑफ विटनेस। इसके अंदर ये होता है कि किसी भी प्रकार के जो अपराध हुई है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति गवाह है या किसी भी तरीके से उसमें शामिल है तो उसका वो अटेंडेंस पुलिस को लेने का पूरा हक है। पुलिस बुला सकती है थाने में, उसका अटेंडेंस ले सकती है, बार बार भी चाहे तो पुलिस बुला सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन सीआरपीसी 161, जिसमें पुलिस को यह अधिकार है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस के जो स्टेटमेंट है, विटनेस का जो बयान है, वो पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत स्टेटमेंट ले सकती है। उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि जो स्टेटमेंट उसने खुद अपने सामने लिया है इसकी वैल्यू बढ़ानी है, अगर ये आप जानते होंगे कि सीआरपीसी 161 के तहत अगर कोई बयान लिया जाता है तो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई विटनेस है जो कि पुलिस के सामने कुछ और बयान दिया, कोर्ट में जाकर के कुछ और बयान दे रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, कोर्ट को हेल्प किया जा सकता है, इसके लिए 161 का बयान लिया जाता है। लेकिन अगर 164 का बयान है, सीआरपीसी 164 का बयान तब कराया जाता है जब पुलिस को लगता है कि इस बयान को जो गवाह बयान दे रहा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने करा देना चाहिए ताकि इसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सके। तो वो जो होता है वो सीआरपीसी 164 के तहत होता है, चाहे कन्फेशन हो या स्टेटमेंट हो, ये 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने 164 पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं दे देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख सकते हैं, आपको बहुत इसमें मजा आएगा, समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इसके बाद आता है सेक्शन सीआरपीसी 165, यानी कि पुलिस को यह हक है कि वो सर्च कर सके, जांच करने के लिए, मतलब सबूत इकट्ठा करने के लिए, अपनी जांच को पूरा करने के लिए वो सर्च कर सकता है किसी भी प्लेस को जो अपराध से संबंधित हो। वहीं नेक्स्ट आता है सीआरपीसी सेक्शन 167। इसके अंदर है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। आपने बहुत सारे वीडियोस में या आर्टिकल में पढ़ा होगा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। अब 24 घंटे के अंदर पेश करने के पीछे मीनिंग क्या है?
कि अगर कोई अपराध हुआ जिसकी जांच 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, अगर पूरी नहीं हो सकती तो भी आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और अगर पूरी नहीं हो सकती तो आपको मजिस्ट्रेट के पास में जा करके आपको वहां से जुडिशियल कस्टडी की मांग करनी होगी या पुलिस कस्टडी की मांग करनी होगी। जो भी आपके लिए बनता है, अगर जांच करनी है, पुलिस को अपने कस्टडी में लेना है आरोपी को, तो वो पुलिस कस्टडी की मांग कर सकते हैं और 24 घंटे के बाद भी रख सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास में अभियुक्त को या आरोपी को रखना हो तो उसके लिए पुलिस कस्टडी की मांग करनी होती है। तो ये मैंने दोस्तों आपको इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पुलिस रिमांड तक, यानी जांच के दौरान पुलिस रिमांड तक की कार्रवाई क्या होती है या जुडिशियल कस्टडी तक की कार्रवाई क्या होती है, वो आपने इस वीडियो में देख लिया। अगले वीडियो में मैं इसके बाद का प्रोसीजर बताऊंगा जो ट्रायल तक का होगा, और उसमें ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।